नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, इधर कुछ विलम्ब हो गया छठा भाग लाने में क्योंकि व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहें। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले कभी वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, जो नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा हमारी भी मदद करें, जिससे कि हमें भी नई नई वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो फिलहाल आइए हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत एक समग्र अध्ययन, जो कि ये श्रृंखला हमारी चल रही है। आज इसके छठे भाग के ऊपर हम बात करते हैं, और आज का जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रृंखला, आज 1857 ईस्वी से। तो 1857 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको ये बता दें कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। 1857 के विद्रोह से ये प्रारंभ होता है। विद्रोह का अंत होने के बाद हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, फिर तमाम प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, और भारत में भी जो है एक तरह की राजनीतिक चेतना जागृत होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं तिथिवार की। मैंने कोशिश किया है, बहुत सारी बातें छूट भी जाती हैं, लेकिन जो बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उन्हीं के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो कर देने पे उसका भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए जो घटनाएं जो हैं वो मुख्य रूप से घटी हैं, उनको तिथि क्रम के अनुसार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 1857-58 ईस्वी जो है वो भारत में सिपाही विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था, जिसे वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको आप लोग अवश्य पढ़ें। तो उसमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। बहुत सारे लोगों ने, आर.सी. मजूमदार ने सिपाही म्यूटनी नाम की किताब लिखी है, तो उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह कहा। तो फिलहाल ये विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। उसका कारण ये था, तात्कालिक कारण ये था, चर्बी लगे कारतूस। 85 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें कैद कर लिया गया था। तो सिपाहियों ने विद्रोह करके अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया। तो थोड़ा सा हम इसके कारण, विस्तार और परिणामों पर बातचीत कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 1857 के विद्रोह के कारणों पे, उसके स्वरूप पे और उसके परिणाम पे, उसके विस्तार इत्यादि पे कई वीडियोस बना करके डाली हुई हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप विस्तार से उनके बारे में जान सकेंगे। मित्रों, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। अब जैसे ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों ने जो अपना मायाजाल फैला रखा था पूरे उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, तो वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे उनकी गतिविधियों से, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के जो धर्म प्रचारक थे वो एक तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन करने पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, और इस तरह की कल्पना में डूबे हुए थे कि एक दिन वो पूरे भारत को ईसाई बना लेंगे। तो सभी जगहों पे, जैसे स्कूलों में, बाज़ारों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि सेना में भी, और हर जगह इनको देखा जा सकता था। तो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है वो ये बाइबल की प्रतियां देते थे कि इनको बच्चे घर ले जाइए और ले जा कर के पढ़िए। तो इस तरह से वो सोचते थे कि उनका मन बदलेगा। जेलों में भी धर्म सुधारकों आदि को भाषण देने के लिए बुलाया जाता था, और जब जेलों में मुसलमानों और हिंदुओं इत्यादि को ये समझाया जाता था कि आप अपने दाढ़ी मुड़वा दीजिए, अपने बाल कटवा दीजिए। इसी तरह से मिशनरी स्कूलों में जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अपने धर्मों की खुली आलोचना करने लगे, और उन्हें अपने धर्म में तरह तरह की बुराइयां दिखाई देने लगी। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी।
विद्यार्थियों को हिंदू धर्म की आलोचना और ईसाई धर्म की सर्वोच्चता बताई थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डलहौजी और कैनिंग इत्यादि के समय में बहुत सारे कानून भी पास हुए और इसकी वजह से ये भावना लोगों में दृढ़ हो गई कि जो ईसाई हैं वो धीरे धीरे सारे भारत को ईसाई बना लेंगे और साथ ही साथ हमारी जो वंशानुगत संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तरह तरह की उनके बारे में किंवदंतियाँ भी थीं कि बच्चों को उठा ले जाते हैं या आदमी को कुछ का कुछ बना देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे यहाँ लोग थे वो रूढ़िवादी लोग खास तौर पे जो है वो कुछ सुधार वगैरह जो ब्रिटिश सरकार कर रही थी उससे थोड़ा खफा थे, जैसे सती प्रथा और विधवा विवाह इत्यादि जो है। लेकिन जो प्रबुद्ध भारतीय थे वो इनको सपोर्ट भी कर रहे थे। बहुत सारे आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारणों में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है आर्थिक ढांचा बनाया गया था उसमें बेचारे किसान इत्यादि जो है वो हमारे यहाँ के शिल्पकार दस्तकार ये सब पिस रहे थे, वो सब दरिद्र हो गए थे। व्यापारी जो थे उन्हें भी व्यापार करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल रहा था। किसान और भूस्वामी बुरी तरह से कर्ज में फंस गए थे और तरह तरह की ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियाँ थी, जो भू राजस्व नीतियाँ वगैरह थी, वो उनके पक्ष में तो थी लेकिन हमारे किसानों इत्यादि के पक्ष में नहीं थी। इसी तरह से उनकी आर्थिक नीतियाँ भारतीय व्यापारियों के पक्ष में नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर दिया, कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया। तो ये सब चीज़ें इस तरह से लोगों में असंतोष पैदा करने लगी। धन का निष्कासन बड़ी तेज़ी से हो रहा था। इसी तरह से बहुत सारे राजनीतिक और प्रशासकीय कारण थे। धीरे धीरे जो भारतीय नरेश थे उनका अंत किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने सहायक संधियां स्वीकार कर ली थी और उन्हें कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक परिवर्तन हो रहे थे, प्रशासनिक परिवर्तन ने भी जो है और जो उनकी न्याय प्रणाली थी, जो भू राजस्व नीतियाँ जैसे अस्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था इत्यादि जो थी, ये सब जो है वो लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। क्योंकि व्यवस्था में अगर कमियां नहीं भी थी तो भी ये व्यवस्था केवल अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए ही थी। अब जैसे देखिए इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, तो इस विद्रोह के कर्णधार सैनिक थे। उन्होंने इस विद्रोह के करने के लिए पहल की। वो अगर देखा जाए तो सेना में भी असंतोष बहुत ज़्यादा था, बहुत गहरा था। क्योंकि जो सेना थे वो सैनिक तो बाद में बने थे लेकिन वो भी किसान थे, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं से आए थे, किसी न किसी परिवार से आए थे। तो उनमें भी बहुत ज़्यादा असंतोष था। अब जैसे सेना में लगभग 3,15,000 भारतीय सैनिक थे और 51,000 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु सेना के कुल खर्चे का आधा से अधिक भाग यूरोपियंस पे खर्चा किया जाता था। और एक भारतीय सैनिक जो है वो उसका वेतन अधिक से अधिक 174 रुपये था, जो किसी नए यूरोपीय सैनिक के जो नया नया भी आया हो उसके प्रारंभिक वेतन से भी ज़्यादा नहीं होता था, मतलब उसके आसपास ही होता था। तो इस तरह से उनको कोई अतिरिक्त भत्ता वगैरह भी नहीं दिया जाता था। उन्हें दूर दराज के प्रदेशों में भेज दिया जाता था। अंग्रेज अफसर जो है जातीय भेदभाव करते थे, उन्हें तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते थे। उन्हें हबशी और सूअर कह के भी पुकारा जाता था। खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत घटिया थी। पदोन्नति की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो कोई भी भारतीय सैनिक जो है वो सूबेदार के ओहदे से ज़्यादा नहीं जा सकता था। तो इसलिए विद्रोह तो उन्हें करना ही था। विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, जैसे हमने बताया आपको, चर्बी लगे कारतूस थे। और तो ये विद्रोह जो है वो इस कारण से हुआ। कभी कभी ये कहा जाता है कि क्या विद्रोह किसी सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम था। तो कुछ लोगों का मत है कि बहादुर शाह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई इत्यादि के मध्य पत्र व्यवहार चल रहा था। तो कुछ ने कहा कि भारतीय सिपाहियों ने मिलकर के यह षड्यंत्र रचा। कुछ लोग ये कहते हैं कि रूस और ईरान इत्यादि जो कि ब्रिटेन के शत्रु थे वो इस षड्यंत्र के पीछे थे। तो इस समय कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो रोटियां और कमल के फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे गए, जिनके साथ ही कुछ संदेश भी दिए गए। तो इससे भी इन विचारों को बल मिलता है
कि इस विद्रोह के पीछे षड्यंत्र रहा होगा, परंतु इतिहासकार इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे समय में जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य साधन मौजूद थे, तब यह मानना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता कि वो रोटी और कमल के फूल इत्यादि से संबंध स्थापित करते होंगे। तो मित्रों, अब चूँकि ये वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ इसके बारे में। इनके लिए अलग वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। विद्रोह जो है ये काफ़ी दूर दूर तक ये विद्रोह फैला, और ख़ास करके उत्तर भारत में इस विद्रोह का प्रसार ज़्यादा हुआ। दक्षिण भारत में इस विद्रोह का उतना ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस विद्रोह ने जो ब्रिटिश शासन था, कंपनी शासन था, तो कंपनी शासन की जो है वो चूल्हे हिला दी काफ़ी। मतलब जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में तो काफ़ी, खास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत दूर दूर तक इसका विस्तार हुआ। अब जैसे कानपुर में, बरेली में, फर्रुखाबाद में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, शाहजहांपुर में, मुजफ्फरनगर में, बदायूं में, अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरा में, अवध इत्यादि में। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से राजस्थान में नसीराबाद में ये विद्रोह फैला। जोधपुर में, एरनपुरा में पहले विद्रोह हुआ, और इसमें जो है आवा के ठाकुर और मेवाड़ के और मारवाड़ के कुछ जागीरदार इत्यादि भी सम्मिलित हुए। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में आप देखते हैं कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और तो इस विद्रोह के प्रसार में कोई कमी नहीं थी, काफ़ी दूर दूर तक ये विद्रोह फैला। लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, जनरल बख्त, और उसके अलावा बेगम हजरत महल ने, तमाम लोगों ने जो है इस विद्रोह की कमान संभाली और जगह जगह जो है इसको प्रसारित किया। हालांकि ये विद्रोह का जो परिणाम हुआ, वो परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। परिणाम हम ये कह सकते हैं कि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह को दबाने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने विद्रोह को जगह जगह जो है, जहाँ भी उनको मौका लगा, उन्होंने विद्रोह को कुचला। बहुत सारे लोगों को फांसी वगैरह पे चढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी एक बहस छिड़ गई इस विद्रोह के बाद, इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर के कि आखिर क्या था, क्या एक सिपाही विद्रोह था या। अब सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस वाद विवाद से बचने का प्रयत्न किया है। वो जो है वो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन था वो एक सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुआ, लेकिन केवल सेना तक सीमित नहीं रहा। सेना ने भी पूरी तरह विद्रोह में भाग नहीं लिया। साथ ही साथ जो है, इस उपद्रव को केवल सैनिक विद्रोह कहना गलत होगा। तो 1857 में अब जैसे जो विद्रोह हुआ वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। बहुत सारे लोग जो है वो, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं। अब जैसे आर.सी. मजुमदार की पुस्तक है दी सिपाही म्यूटनी, तो उसमें वो से एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो इस विप्लव को, या इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह ही बताते हैं। और हालांकि वो ये कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारण ने इसका समर्थन किया, लेकिन वहीं पे कुछ दूसरे विद्वान हैं, जैसे शशि भूषण चौधरी हैं, उनकी पुस्तक है सिविल रेविलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। तो शशि भूषण चौधरी जो है वो, उनका ये कहना है कि 1857 का विद्रोह जो है वो सामान्य जनता का विद्रोह था। यह केवल एक सामंतीय विद्रोह नहीं था। जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने केवल सामंतीय पद्धति के आधार पर संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो इस तरह से जो है तरह तरह के मत व्यक्त किए गए हैं। सबसे प्रमुख मत जो है वो वी.डी. सावरकर का है, जिन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया। तो मित्रों, विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह के परिणाम ये हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो गया, और अब सीधे सीधे जो है ब्रिटिश शासन ने भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली।
उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप देखिए 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। वुड्स डिस्पैच इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें इस तरह का प्रस्ताव रखा गया था कि और भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, तो ये विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए। थोड़ा सा चूँकि ये हम तिथिवार हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम बीच बीच में 1857 के कुछ जो क्रांतिकारी थे उनका भी उल्लेख आएगा तिथि के अनुसार। अब जनरल हैवलॉक ने इलाहाबाद से कूच करके जुलाई में नाना साहब को हराया कानपुर में, और कानपुर पे अधिकार कर लिया और लखनऊ की ओर बढ़ा। लखनऊ पर भी जो है उसने अधिकार कर लिया। पहले शुरू में तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में उसे और सहायता मिल गई, अंग्रेज़ों की सहायता, आउटरैम वगैरह की सहायता मिल गई, तो फिर उसने उस पर अधिकार कर लिया। अब 1858 में हम देखते हैं 18 जून को ग्वालियर में कोटा की सराय नामक स्थान पे ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज की सेना से युद्ध करते हुए रानी झांसी की मृत्यु हो गई। कई बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि रानी झांसी की मृत्यु कब हुई, तो देखिए किस तारीख को हुई, तो आप तारीख भी याद रख सकते हैं, यहाँ सन भी याद रख सकते हैं, कौन से स्थान पे हुई, तो कोटा की सराय नामक स्थान पे हुआ। कौन से ज़िले में, मध्य प्रदेश के, तो ग्वालियर में हुआ, वहीं पे उनकी समाधि भी है। और कौन सा जनरल जो था, वो जनरल जिससे युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, तो जनरल ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने उनकी काफ़ी तारीफ की है। उसने ये कहा कि उसने अपने जीवन में इतनी चतुर और इतनी साहसी महिला नहीं देखी थी। इसी तरह देखिए मित्रों, 1858 में ही 26 अप्रैल को जगदीशपुर नामक स्थान पर कुंवर सिंह की ब्रिगेडियर डगलस और कैप्टन ली ग्रांट की सेनाओं से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। काफ़ी विद्रोह का नेतृत्व करते हुए और अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए काफ़ी घायल हो गए थे, यहाँ तक कि उनके हाथ में गोलियां लग गई थी, छर्रे लग गए थे और हाथ में जहर फैल रहा था, तो उन्होंने अपना हाथ भी काट दिया था। और लेकिन बड़ी बहादुरी से, उनकी उम्र काफ़ी थी, बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने लड़ाई की और अंत में उनकी मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1858 को। इसी तरह से फैजाबाद में विद्रोह का नेता मौलवी अहमदुल्ला था, जिसकी 5 जून 1858 को मृत्यु हो गई। उसने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। इस बीच में मित्रों, कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था, अब उसे 1858 में वायसराय बना दिया गया। तो अब से आप जो है गवर्नर जनरल न कह करके वायसराय कहेंगे। जो भी ब्रिटिश जो सर्वोच्च पद था, अब वो गवर्नर जनरल न हो करके वायसराय बन गया 1858 से। और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। एक एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के अनुसार भारत पर शासन करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार ले लिया गया, छीन लिया गया और सीधे सीधे ब्रिटिश जो राजतंत्र था उसको दे दिया गया ये अधिकार। तो नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इसकी घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की भी साम्राज्ञी होंगी। तो इसीलिए मैंने इसको अलग पॉइंट में दे दिया। महारानी विक्टोरिया जो है वो इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा सुनाई, जिसमें भारतवासियों को उनके धर्म, प्रथा तथा विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया और समस्त संधियों का पालन करने और भविष्य में साम्राज्य न बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया। भारतवर्ष की संपूर्ण जल थल सेना पर इंग्लैंड का अधिकार घोषित कर दिया गया। काफ़ी लंबी घोषणा है, अगर आप इस घोषणा को पूरा पढ़ें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। और साथ ही साथ आप देखें कि इसमें जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की व्यवस्था भी की गई, जो भारत के मामलों में भारत के जो सेक्रेटरी होते थे वो। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो म्यूटिनी के बाद जो है काफ़ी चेंजेस हुए। तो वो चेंजेस आप इस तरह से देख सकते हैं कि अब ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पहले की नीतियां थी, तो पहले की नीतियों को जो है उन्होंने त्याग दिया
और पहले की नीतियों को त्याग करके फिर उन्होंने जो है वो अब नए ढंग की नीतियां, जिससे जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि धर्म, प्रथा, विश्वास इत्यादि में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे, जो भी संधियां होंगी भविष्य में उनका पालन किया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो कही गई। तो अब म्यूटिनी के बाद, यानी कि म्यूटिनी यानी विद्रोह, सिपाही विद्रोह या कह लीजिए जो भी है, उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आए। और तो जैसे कि ये घोषणा थी, इस घोषणा में बहुत सारी बातें की गई। जैसे सब हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग जो है उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ, अब वो वाइस राय हो गए। और प्रिंसले स्टेट्स जो थी भारत की, उनके बारे में इस घोषणा में कहा गया कि जो भी भारत के जो देशी राज्य हैं, तो देशी राज्यों के साथ उन्होंने ये कहा कि हमारी जो संधियां और समझौते हुए हैं उसमें हम बंधे रहेंगे। इसी तरह से भारत के लोगों के बारे में ये कहा कि उन्होंने कि वी होल्ड आवर सेल्फ बाउंड टू द नेटिव्स ऑफ आवर इंडियन टेरिटरीज बाय द सेम ऑब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी विच बाइंड अस टू ऑल आवर सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भारत के लोग भी जो है वो हमारी प्रजा होंगे और हम अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो काम करते थे वो काम हम भारत के लोगों के साथ भी करेंगे। तो जो भी बच्चा, बूढ़ा, जवान है, उसको जो है हम कानून के समक्ष बराबर संरक्षण देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होंगे, रिक्रूटमेंट यानी कि ये विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया है, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां वगैरह दी जाएंगी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा। तो इसी तरह से लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो बहुत सारी घोषणाएं जो हैं वो लोगों के साथ की गई। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस घोषणा के बाद एक तरह से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो ब्रिटिश शासन है उसका स्वरूप जो है कितना उदार है, वो कितना ध्यान रखते हैं लोगों का। तो लेकिन यहीं आप देखिए कि भारतवर्ष की संपूर्ण जल थल सेना जो है, जो भी जल सेना है, थल सेना, सब पे अब इंग्लैंड का अधिकार हो गया। भारतवर्ष के लिए इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई। इसी बीच में 1859 ईस्वी में तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। विद्रोह के समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका ट्रायल किया गया और उनको फांसी दे दी गई। जहाँ तक नाना साहब का सवाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि नेपाल के जंगलों में भाग गए और शायद वहीं उनका अंत हो गया। दिल्ली में विद्रोह का नेता जनरल बख्त खान था। तो जनरल बख्त खान की 1859 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो ये नाम आप याद रखें, तात्या तोपे कानपुर में, नाना साहब कानपुर में, दिल्ली में जनरल बख्त खान था। पूर्वी भारत में इस बीच में 1859 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ नील की खेती के विरुद्ध। नील के जो खेतीहर थे वो असंतुष्ट थे अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के डालूँगा जल्दी ही, तो उसमें पूरा विस्तार से वो बातें आपको बताऊँगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो नील की खेती थी, नील उस समय सिंथेटिक नील नहीं होता था, जो कपड़े वगैरह रंगने के लिए नील होते थे उनकी खेती होती थी, एक पौधा होता था। आगे चल कर के आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भी जो है चंपारण में सत्याग्रह किया था अपना पहला भारत में इसके खिलाफ। तो नील के खेतीहर संतुष्ट थे और विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने विद्रोह किया और ये विद्रोह काफ़ी फैल गया, जो है वो पूर्वी भारत में काफ़ी दूर दूर तक, बंगाल वगैरह में प्रारंभ हुआ था, दूर दूर तक जो है ये फैल गया। तो इसके लिए एक जांच समिति बनाई गई और तो इसकी सिफारिश पर नील की खेती की प्रथा जो थी उसको बंद कर दिया गया, जो जबरन खेती कराई जाती थी। 1860 ईस्वी में आप देखिए ये 1857 का एक विद्रोही खान बहादुर खान रोहिल्ला जो कि रोहिल्ला शासक था, जिसने रोहिलखंड में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था और पकड़ा गया था, उसको
24 फरवरी 1860 को बरेली कोतवाली में ही, बरेली के थाने में या कोतवाली में फांसी दे दी गई। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1860 में फांसी हुई। कहाँ पे हुई? तो बरेली कोतवाली में। कहाँ का था? तो रोहिलखंड का था। 1860 में भारतीय दंड संहिता पास किया गया, इंडियन पीनल कोड। तो ये कानूनों का एक संग्रह था और विभिन्न किस्म के जो अपराध होते थे, उन अपराधों में कौन कौन सी धारा लगेगी, तो उन धाराओं का इसमें वर्णन था और उसमें क्या सज़ा दी जाए। इसी तरह से 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पास किया गया। तो यानी कि ये जो आपराधिक मामले होते थे उनसे संबंधित कोड था। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि जिसको विद्रोहियों ने अपना नेता माना था, वो हालांकि बहुत बुजुर्ग था, बहुत बूढ़ा था। ये सब आपने पढ़ा होगा कि उसके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा, और बहादुर शाह जफर को जो है वो रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे 87 वर्ष की आयु में 7 नवंबर 1862 को उसकी मृत्यु हो गई। तो 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के द्वारा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है, इसके द्वारा आप देखते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित किए गए हैं। इसी तरह से जो है ये एक्ट जो था, ये 1861 का एक्ट जो था, वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट था और इसके द्वारा जो है काफ़ी परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो उससे भी जोड़ करके इसे देखा जाता है। भारत का संवैधानिक विकास जो है वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ होता है और रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हो करके जो है ये अंत में 1947 तक जो है भारतीय स्वतंत्रता कानून जो है, भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। तो वहाँ तक जो है हम देखते हैं कि ये चलता है। तो विभिन्न एक्ट्स जगह जगह जो है कंपनी का जो के चार्टर होते थे उनमें जो है कुछ सुधार किया जाता था विभिन्न एक्ट्स वगैरह में। तो उससे जो है भारत को में नए नए परिवर्तन आ रहे थे थोड़े थोड़े। तो उन परिवर्तनों से जो है धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास भी हो रहा था। तो उसी क्रम में 1861 का भारतीय इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी था, तो जो कि भारत के संवैधानिक विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। तो इस कानून से अंग्रेजों की जो जिसे कहते हैं सहयोग की नीति भी प्रारंभ हुई और एक तरह से जो है इसको कुछ इतिहासकारों ने उदार निरंकुशता भी कहा है, बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म का भी नाम दिया गया है इसको। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन जो है वो किए गए। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 तक सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दे दिया गया और तो ये सदस्य जो है उसे सलाह देते थे कानून निर्माण वगैरह करने में। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी हुआ करती थी, उसमें एक अर्थ मंत्री की नियुक्ति की गई और साथ ही साथ जब अगर आवश्यक हो तो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था गवर्नर जनरल। तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि भारत के संवैधानिक विकास में काफ़ी प्रेरणादायी सिद्ध हुई। आगे चल करके हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान का विकास हुआ तो उसमें इन विभिन्न एक्ट से कुछ न कुछ लिया गया था। इसके बाद अगला एक्ट जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 1892 ईस्वी में आया था। 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए, लेकिन अभी चूंकि हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। 1862-63 में लॉर्ड एल्गिन गवर्नर जनरल बना, लेकिन
दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी ही, कुछ ही महीनों में। नतीजा ये हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा काम उसके समय में हमें नहीं दिखाई देता। उसके समय में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया लॉर्ड एल्गिन के समय में। तो उसके बाद मित्रों थोड़े बहुत काम हुए थे 1862 ईस्वी में, जैसे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सदर कोर्ट जो है का हाई कोर्ट के रूप में एकीकरण हो गया। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई अफगानिस्तान में। इसके पहले हम लोग जो है अफगानिस्तान के युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्त मोहम्मद जो है उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ शासन कर रहा था। तो उसके बाद अफगानिस्तान में उत्तराधिकार वगैरह को लेकर के एक गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अब 1863 से 1869 में सर जॉन लॉरेंस जो है वो भारत का वायसराय बना। इसके समय में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जैसे 1864 में अंग्रेज भूटान युद्ध हुआ। भूटान आप जानते हैं कि इस समय जो है एक स्वतंत्र देश है, बहुत छोटा सा, जो पूर्व भारत के जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इस युद्ध से अंग्रेज़ों को भूटान से 18 दर्रे मिले। और तो ये दर्रे जो है ये क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो इन दर्रों से आवागमन इत्यादि होता था सुगमता से। तो इसलिए उनके ऊपर, उन दर्रों के ऊपर कब्जा करना हर शासक चाहता था। तो 18 दर्रे अंग्रेज़ों को मिले। एक अंग्रेज राजदूत भूटान में रखना निश्चित हुआ। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, दो सवाल इसमें आ सकते हैं कि अंग्रेज भूटान युद्ध कब हुआ, दूसरा ये कि कितने दर्रे प्राप्त हुए। 1865 ईस्वी में यूरोप एवं भारत के मध्य टेलीग्राफ संबंध कायम हुआ। टेलीग्राफ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता था। इसी तरह से 1866 में उड़ीसा में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए, कई हजार लोग भूख से मर गए, दुर्भिक्ष से। और अंग्रेज सरकार जो थी वो उसने कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ वर्क नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्रबंध वगैरह नहीं किया, क्योंकि उन्हें शुरू से ही इस तरह से देखा जा सकता है कि उनके जो खर्चे थे वो दूसरे कामों में ज़्यादा होते थे, इस तरह के कार्यों में खर्च कम करते थे। एक दो अगर गवर्नर जनरल को छोड़ दिया जाए, जिनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, तो ज़्यादा लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते थे, इतने उदार नहीं थे, वो केवल अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे रहते थे। 1868 ईस्वी में पंजाब टीनेंसी एक्ट आया और इस एक्ट की खास बात यह थी कि इसके अनुसार जो खेतीहर या कृषक किसी ज़मीन को लगातार 12 सालों तक या 12 वर्षों तक अपने अधिकार में रखता था, तो वो उस पर अस्थायी एवं उत्तराधिकार योग्य अधिकार रखता हुआ समझा जाता था, बशर्ते कि वह न्याय विभाग द्वारा निर्धारित लगान अदा करता रहे, देता रहे, यानी मालगुजारी चुकाता रहे, लगान देता रहे, रेवेन्यू देता रहे। तो ये हम कह सकते हैं कि किसानों के हक में एक बात थी। अब 1872 में लॉर्ड मायो या मेयो भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड मेयो। और तो मेयो ये जो है लॉर्ड मेयो, ये इसका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और इसकी शिक्षा दीक्षा जो है वो अच्छी हुई थी। लॉर्ड मेयो जो है वो 12 जनवरी 1869 को इसने वायसराय का पद संभाला और साथ ही साथ जो है इसके सामने, जब इसने पद संभाला तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी जिनका निदान इसे ढूंढना था। साथ ही साथ जो है वो आंतरिक प्रशासन में भी और आर्थिक मामलों में भी इसे को सुधार करना था। और
तो जिस समय ये भारत में आया था उस समय की परिस्थितियां जो हैं वो बड़ी, अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो 1857 की क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद काफ़ी बदलाव आ गए थे। और अब धीरे धीरे 1857 के बाद हम ये देखते हैं कि जो भारतीय राज्यों का जो आकार, राज्य का आप ये कह लीजिए ब्रिटिश इंडिया हम अगर कहें, प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ के, तो ब्रिटिश इंडिया का आकार भी जो है काफ़ी बड़ा हो गया था। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो थे, उसमें काफ़ी लोग रहते थे, लगभग 200 मिलियन, 200 मिलियन लोग रहते थे वहाँ पे। ब्रिटिश जो सीधे सीधे जो प्रांत ब्रिटिशर्स के अधिकार में थे, और उसके अलावा जो है लगभग जो है 50 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो सामंती राज्यों की थी। तो और इन सब का जो भाग्य था, वो भाग्य विधाता थे जो है वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मेयो के सामने काफ़ी चुनौतियां थी, और तो मेयो ने कुछ काम किया। जैसे मेयो जो है वो उसने एक प्रांतीय सेटलमेंट किया, आप देखते हैं। इसी तरह से उसी के समय में ड्यूक ऑफ एडिनबरा जो कि महारानी विक्टोरिया का पुत्र था, उसका भारत आगमन हुआ। और तो इसी समय और भी कुछ घटनाएं घटी। अब जैसे महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूकता फैल रही थी, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, और लॉर्ड मेयो जो है वो उसके साथ बड़ा बुरा हुआ। मतलब एकमात्र, कई बार ये सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता था कि कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या की गई। तो लॉर्ड मेयो जो था वो एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या की गई। वो अंडमान निकोबार गया था और वहाँ से लौट रहा था, तो लौटते समय उसकी हत्या कर दी गई। एक कैदी ने जो है उसकी हत्या कर दी। कैदी ने उसको कहते हैं कि छुरा मार दिया, छुरा घोंप दिया या चाकू मार दिया, जिससे कि उसकी हत्या हो गई। तो मित्रों, इस तरह से आप देखते हैं कि जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो का अंत हुआ। एक 1872 ईस्वी में जो है वो सीस्तान सीमा रिपोर्ट आई। तो साथ ही साथ 1872 ईस्वी में ही हम ये देखते हैं कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो भारत का वायसराय बना। तो मित्रों, ये जो काल था, आप देख रहे हैं कि इस काल में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। तो सीस्तान जो है वो भारत की जो है, जो इधर ईरान वगैरह के, ईरान, सिस्तान और बलूचिस्तान इत्यादि जो है ये, तो सिस्तान जो है बलूचिस्तान की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो लगभग जो है 1100 किलोमीटर की लंबी थल सीमा है आजकल जो है। लेकिन अभी आप देखें कि उस समय जो था, तो उस समय तो चूँकि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, तो सिस्तान जो है वो वहाँ पे बॉर्डर था। उसके संबंध में एक रिपोर्ट आई थी 1872 में। रूसियों ने 1873 में खीवा जीत लिया था। तो अब जैसे रूस का भी खतरा भारत के लिए बना रहता था, क्योंकि रूस जो है वो अफ़गानिस्तान तक जो है उसका
बॉर्डर लगता है, तो अंग्रेज लोग जो है वो कई बार सतर्क हो जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है वो भी जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर दे, या मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करने में हमसे कुछ प्रदेश छीन ले। तो इसलिए इसका महत्व है। आप केवल इतना ही याद रखिए, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि 18 खीवा कब जीता, तो 1873 में, वो भी शायद ही पूछा जाए। बट उसी साल एक शिमला सम्मेलन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के समक्ष। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें कि दादा भाई जो नौरोजी थे वो वहाँ रहते थे, और वहाँ पे जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे ब्रिटेन में। और उन्होंने भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा था, जो अंग्रेज लोग तरह तरह से भारत के धन को ढो ढो करके ब्रिटेन में ले जा रहे थे, तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया वहाँ की पार्लियामेंट में। वहाँ की सेलेक्ट कमेटी, एक कमेटी होती है, उसके सामने, और सब प्रमाण दिया उन्होंने। उसके प्रमाण भी जो है प्रस्तुत किए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हुई आर्थिक इतिहास के संदर्भ में। और आगे चल कर के हम देखते हैं कि रमेश चंद्र दत्त जो कि ICS थे, उन्होंने भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जो कि आजकल आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाशन विभाग से 2 पार्ट में है वो। तो उसमें उस काल की जो आर्थिक लूट थी उसका खुलासा किया गया है। दुर्भिक्ष जो है वो एक कॉमन फेनोमेनन था। जैसे आपने देखा कभी उड़ीसा में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, कभी बिहार में पड़ रहा है, कभी दक्षिण भारत में पड़ रहा है, कभी बंगाल में पड़ रहा है। तो दुर्भिक्ष का कारण क्या होता था? दुर्भिक्ष का कारण ये होता था, कुछ तो दुर्भिक्ष जो है प्रकृति के कारण होता था, कुछ जो है दुर्भिक्ष जिसे आप कहते हैं कि उसका जो मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता था, प्रशासन की जो निष्क्रियता थी, वो दुर्भिक्ष की भयावहता को और ज़्यादा बढ़ा देता था। तो बिहार में भी दुर्भिक्ष पड़ा, वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। कई बार पूछा जाता है आपके कंपटीशन में कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया, तो 1875 में आया। बड़ौदा के गायकवाड़ पर महिलाओं को दंडित करने, अंग्रेज रेजिडेंट को विष देने का प्रयत्न करने, व्यापारियों, बैंकों तथा अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया तथा उसे अपराधी सिद्ध कर गद्दी से हटा दिया गया। तो अंग्रेजों को, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने भले ही 1858 में घोषणा की कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सभी समझौतों संधियों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी नज़र जो है वो विभिन्न प्रिंसले स्टेट्स में पड़ी रहती थी, और वो इस फिराक में रहते थे कि कैसे क्या आरोप लगा करके किसी राज्य को हम अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लें। तो यहाँ आप देखते हैं कि तरह तरह के आरोप लगा करके बड़ौदा के गायकवाड़ को अपदस्थ कर दिया गया। ये 2 काल बड़े महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना 1876 से 1880 तक रहा वो 4 साल। और इसके काल में बहुत सारी, आप देखिए, लिटन और रिपन, इन दोनों में फ़र्क ये था कि लिटन जो था वो, उसे भारत से बिल्कुल भी कोई प्रेम नहीं था। वो केवल ब्रिटिशर्स की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था भारत में, और उसने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। वहीं आप रिपन को देखिए, तो रिपन जो है वो सब, शायद जितने भी वायसराय हुए भारत के, उनमें सबसे उदार व्यक्ति था। तो लिटन जो है अप्रैल 1867 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना। और गवर्नर जनरल बनने के बाद जो है उसने बहुत सारे काम किए। लिटन जो था वो अपनी आंतरिक नीतियों में परिवर्तन किए। उसने जो है स्वतंत्र व्यापार की नीति का वो समर्थक था। तो औद्योगिक क्रांति के कारण उस समय ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा उद्योग व्यापार का विस्तार हो रहा था, उत्पादन काफ़ी हो रहा था, तो उसके लिए मार्केट्स वगैरह की ज़रूरत थी, और भारत से बड़ा मार्केट उसे कहाँ मिलता। तो इस कारण वो स्वतंत्र व्यापार
की नीति अपनाने के पक्ष में था और ब्रिटेन के व्यापारी भारत सरकार द्वारा लगाए गए जो तरह तरह के कर वगैरह थे उनका विरोध कर रहे थे। इसी तरह से आर्थिक सुधारों की बात की जाए तो लॉर्ड लिटन ने मेयो की जो प्रांतों को अधिकार देने की जो नीति थी, उसका जो प्रांतीय सेटलमेंट था, प्रांतों को अधिकार दिए गए थे, उसकी नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड मेयो द्वारा जो है प्रांतीय सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड लिटन ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया और प्रांतों को लगान, स्टंप कानून, न्याय आदि कुछ विषयों पर स्वेच्छा से खर्च करने का अधिकार दिया। इसी तरह से भारतीय शासकों से नमक बनाने का अधिकार छीन करके केंद्र सरकार को दे दिया गया। 1876 से 78 के समय भयंकर अकाल पड़ा। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि जो है सब इसके चपेट में आए थे और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसमें जो है कमीशन बना था जिसे बोलते थे 1878 ईस्वी में अकाल पीड़ितों की जांच के लिए, जिसे बोलते थे स्ट्रेची कमीशन। रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में 1878 में जो है एक कमीशन बना था। अभी हम उस पर बात करेंगे। इस बीच में 1876 की कुछ और घटनाओं पे हम चर्चा कर लें। 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ। तो इस एक्ट के द्वारा रानी विक्टोरिया ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभुसत्ता जताने के लिए भारत की साम्राज्य की उपाधि ग्रहण की। तो ये थोड़ा सा 1858 में जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, तो कुछ लोग जो है उसे ये उसमें ही मान लेते हैं कि वो भारत की साम्राज्य बन गई, लेकिन इसे जो है ये इतना कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि रॉयल टाइटल्स एक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप 1876 ही बताइएगा। इसी बीच में 2 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके साथियों ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके 2 लक्ष्य थे। पहला तो यह था कि राजनीतिक प्रश्नों पर देश में प्रबल जनमत तैयार किया जाए और दूसरा लक्ष्य यह था कि एक समान राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधा जाए। 1877 में लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद घोषित किया गया। अभी हम अकाल का जिक्र कर रहे थे कि दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा जिसका प्रभाव 9 साल तक रहा। तो मैंने अभी आपको बताया ही कि अकाल की व्याप्ति जो है वो बहुत सारे प्रदेशों में थी। इसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत वगैरह शामिल थे। यहाँ तक कि पंजाब के भी कुछ हिस्से शामिल थे। और तो इस अकाल में बहुत सारे लोग मर गए। 50 लाख लोग जो है भूख से मर गए। तो स्ट्रेची कमीशन बनाया गया इसकी जांच के लिए और रिचर्ड स्ट्रेची ने जो है वो एक अकाल फंड की स्थापना की सिफारिश की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि विभिन्न स्थानों पर रेलवे और नहरों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे अकाल की संभावना कम हो और लोगों को राहत कार्य पहुंचाया जा सके। तो मित्रों, लिटन का एक और कारनामा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करना। तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा जो है भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र इत्यादि प्रकाशित किए जाते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कारण जो है प्रत्येक भारतीय प्रेस को सरकार के पास जो है सिक्योरिटी मनी या सुरक्षा धन जमा करने के लिए कहा गया और साथ ही साथ जो है एक मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे समाचार पत्र को बंद करने का अधिकार दे दिया गया जिसमें छपने वाले खबर जो है उनको अगर ऐसा लगता था कि इसमें ऐसी खबरें छप रही हैं जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ हैं, तो ऐसी खबरों को राजद्रोह करार दे करके उनका अखबार जो है वो बंद किया जा सकता था। तो इस तरह से मतलब ये
स्वतंत्रता का अपहरण था, भारतीय नागरिकों के विचार और मतलब आप ये कह लीजिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे आजकल कहा जाता है, खूब चर्चा में रहता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक आघात था। इसी तरह से एक और काम किया गया भाई, आर्म्स एक्ट पास किया गया। आर्म्स एक्ट पास करके लोगों को, भारतीयों को जो है वो ये कहा गया कि वो सरकार से लाइसेंस लिए बिना कोई हथियार नहीं रख सकते। तो इस तरह से हथियार लेने के लिए लाइसेंस प्रणाली प्रारंभ की उसने, और इस कानून को जो तोड़ेगा उसे 7 साल की सजा दी जा सकती थी और उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता था। तो ये कानून जो था वो कुछ एंग्लो इंडियन और कुछ विशेष प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर नहीं लागू होता था, उनको उससे छूट थी। सरकारी सेवाओं में भी जो है लिटन ने कुछ परिवर्तन किया, जैसे आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु घटा करके अधिकतम 19 कर दी। अब आप देखिए कि वो ये नहीं चाहता था कि जो भारतीय हैं वो आईसीएस बने और सरकारी नौकरियों में आए, वो ये चाहता था कि अंग्रेज लोग जो हैं वही। तो इस तरह से जो है भारतीयों को लॉर्ड लिटन जो है वो सरकारी सेवा में आने की सुविधा से वंचित करना चाहता था। तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे भारतीय आ जाते थे। विदेश नीति का जहाँ तक सवाल है अब उसकी भी बातचीत करें हम थोड़ा, तो 1880 में लॉर्ड लिटन भारत से वापस चला गया। तो भारतीयों की दृष्टि में से वो अत्यंत प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। 1880 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी शुरू हुआ। तो लिटन ने अफगानों के प्रति कठोर रवैया अपनाया था, लेकिन इस बीच में वायसराय परिवर्तित हो गए। 1880 में जब रिपन वायसराय बना तो उसने लिटन की आक्रामक नीति में परिवर्तन कर दिया और दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान को नया शासक मान लिया। तो इस तरह से यह मामला शांत किया उसने। 1879 में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बेगम हजरत महल जो है उनकी कब्र कहाँ है, तो काठमांडू में है। उनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1879 को 59 साल की उम्र में काठमांडू में हुई थी। वो क्रांति के बाद उनको वहाँ भेज दिया गया था, या वो वहाँ चली गई थी। 1880 से 84 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना। तो इस तरह से मित्रों हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्य था 1857 से 1880 तक का जो कालखंड था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसमें आपने देखा कि बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे परिवर्तन हुए, प्रशासनिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए। तो आगे हम इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। 7वें खंड में 1880 से हम प्रारंभ करेंगे, फिर उसी में हम कांग्रेस की स्थापना वगैरह के बारे में भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, केवल देखें नहीं, और अपने मित्रों वगैरह को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।